हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी लापता कौन। संगीता झा जी पेशे से एंडोक्राइन सर्जन हैं। साथ में ईश्वर ने उनको लेखकीय गुण भी वरदान स्वरूप दिया है। वे एक अच्छी हिंदी लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी लापता कौन, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैडम जी, ये बच्ची लापता है, ले जाइए। यहाँ वहाँ देंगे तो पता नहीं क्या होगा इसके साथ। महिला इंस्पेक्टर ने मुझसे विनती की। बेचारी शायद जानती थी कि किसी मर्द का भरोसा नहीं है। थाने में भी लड़की देख समाज के रक्षक पुलिस वाले भी भेड़िया बन लाड़ टपकाने लगते हैं। मुझे बहुत दिनों से एक लड़की की खोज थी जो मुझे दवाई दे दे, मेरे पैरों में क्रीम लगा दे। मुझे चुप देख कर फिर उसने कहा, अरे सोच क्या रही हैं, सारी मालूमात की है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लापता है, जितना इसे याद है उस जानकारी के अनुसार इसका रूट ढूंढने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ। फिर वो लगातार बोले जा रही थी, आपके पास पहुंचाने के लिए ही इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गई, 2 दिनों से इसे अपने घर पर ही रखा है। मैं थी भी तो मैडम लतिका शर्मा, समाज सुधारक, कॉलेज के प्रिंसिपल और शहर की जानी मानी फेमिनिस्ट। कितनी औरतों को न्याय दिलाया, कितनी शादियों में दहेज कैंसिल करवाया और दुल्हन ही दहेज का नारा लगवाया। उस लड़की की आंखों में अजीब सी कसक थी, एक आत्मविश्वास। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने बड़े उत्साह के साथ कहा, कृतिका। आप मुझे कृति बुला सकती हैं। मैं अवाक, कृतिका तो मेरी छोटी बहन का नाम है। मैंने कहा, मैं तुम्हें मिली बुलाऊंगी क्योंकि कृतिका तो मेरी छोटी बहन का नाम है और आज तुम मुझे मिली हो। उसके जवाब ने मुझे हिला ही दिया। ना, आप मुझे कृति ही बुलाएं, अपनी बहन का नाम बदल कर मिली कर दें। तुम समझती क्या हो अपने आप को? ये मैडम जी से बात करने का तरीका है? महिला इंस्पेक्टर गुर्राई। स्त्री स्वाभिमान की रक्षक मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम कृति ही रहोगी। मैं तो वैसे भी अपनी बहन को चिन्नी बुलाती हूँ। वो जोर के उछली, ये देखा। महिला थानेदार चुप। पता नहीं उसे अपने माँ बाप या घर का पता याद था या नहीं। मैं उसे घर ले आई। मेरे घर के बाहर तख्ती लगी थी, अशोक शर्मा, हाई कोर्ट एडवोकेट। फिर वो चिल्लाई, तभी तो आप एडवोकेट हैं ना, इसीलिए न्याय करती हैं, और मुझे ले आई। मैंने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा, मेरा नाम तुम्हें अशोक लगता है? ये तो मर्दों का नाम है। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, आप मर्दों की तरह हिम्मती और कद काठी में भी करीब करीब वैसी ही हैं। मैंने गुस्से से कहा, कितनी बातें करती हो, वो भी ऊल फजूल। किसने सिखाई ये बातें? उसने जो बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरी अम्मा कहती थी, मर्दों को हट्टा कट्टा रहना चाहिए, तभी वो मलाई माखन दूध मेरे भाइयों को देती थी और बचा खुचा मैं और माँ खाते थे। मैंने उसे बताया, यहाँ हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और मेरे पति बराबरी से रहते हैं। मैं तो बेटी को तरसती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बाहर हैं, अमेरिका में। वो फिर हंसी। बराबरी? फिर घर पर सिर्फ आपके पति के नाम की तख्ती क्यों? आपका नाम क्यों नहीं? थाने में सब आपको मैडम मैडम कह रहे थे। उसकी बातों ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं, पर ऐसा भी नहीं था कि अशोक ने मुझे कभी याद दिलाया हो कि मैं अपने नाम की तख्ती भी टांग दूँ। माँ माँ करते 2 बेटे भी थे मेरे, उनको भी नहीं लगा कि जिस घर को माँ बरसों से सजा रही है वो तो उनका है ही नहीं। मैंने तुरंत जस्ट डायल में फ़ोन कर नेम प्लेट बनाने वालों का पता लगाया और तुरंत गेट पर अपने नाम की तख्ती लगवाई। कृतिका बड़ी प्यारी लड़की थी, बड़ी होशियार और निडर भी। उसने मेरे छोटे बड़े काम भी हाथ में ले लिए थे। उसे इंग्लिश भी पढ़ना आता था। उसे अपने माता पिता का नाम याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि वो शायद बचपन में गुम गई थी। उसे एक परिवार वालों ने अपने यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह रखा था। वहीं उनके बच्चों से उसने इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने भी उसके पढ़ने की व्यवस्था कर दी। किताबें मंगवाईं और बीच में समय निकाल कर वो आउट हाउस में रहने वाली मेरी मेड के बच्चों से सीख लेती। एक दिन सुबह वो मेरे पैरों में तेल लगा रही थी तो मेरी कुक ने पूछा, मेम साहब आज क्या बनेगा? मैंने कहा, भरवा बैंगन और कढ़ी। वो तुरंत चिल्लाई,
तो आपको कढ़ी पसंद है? मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। ओह सेम पिंच, मुझे प्लेन दही पसंद है, लेकिन शर्मा जी को कढ़ी दाल से भी ज़्यादा पसंद है। उसने फिर मुंह बनाया। अंकल को पसंद है, अपनी भी पसंद का ख्याल किया करो। उसके ठीक अगले दिन उसने जल्दी जल्दी मेरे पैर में तेल लगाया, ब्लड प्रेशर लिया, दवाई दी और गायब हो गई। कॉलेज में लंच टाइम में अपना टिफ़िन खोला तो मैं लगभग रोने लगी, क्योंकि टिफ़िन में था मिस्सी रोटी, बैंगन का भरता, जिमीकंद का सना और छोटे छोटे कटे प्याज, खीरा और टमाटर का सलाद। अचानक अपनी अम्मा की याद आ गई और सलाद और भरते में डले कच्चे सरसों के तेल ने मुझे तो कुछ देर के लिए मायके ही पहुंचा दिया। विडंबना ये थी कि वहाँ अब अम्मा के बाद भाभी मालकिन थी, जिन्हें सरसों के तेल से बू आती थी। आंखों के सामने पूरा बचपन झूल गया। ठंड के दिनों में बाबूजी रोज़ सवेरे हमारे उठने के पहले ही हमारे दोनों नथनों में सरसों तेल अपनी उंगली से लगा देते थे। ये उनका हमें उठाने का एक तरीका भी था, क्योंकि ठंड के दिनों में नींद भी नहीं खुलती थी और नथनों में घुसा सरसों का तेल सर्दी से बचाता भी था। हर सब्जी ज़्यादातर सरसों के तेल या शुद्ध घी में बनती थी। पता नहीं, बाबूजी के किसी दोस्त ने उन्हें बता दिया था कि मूंगफली का तेल हार्ट की नसों को ब्लॉक करता है, जो कि सरासर गलत है। अब पता चला। उन दिनों इंटरनेट और गूगल ज्ञान की सुविधा भी नहीं थी कि हम बच्चे पता भी कर पाते। हमारे ज्ञान का स्रोत थी हमारी किताबें और अखबार में आने वाला कॉलम। क्या आप जानते हैं, आज का ज़माना होता तो लड़ भी लेते। मेरे दोनों बेटों के साथ हमेशा उनके गूगल बाबा रहते थे। मुझे पहले किसी ने इतना खुश नहीं देखा था। ऊपर से नीचे तक अम्मा, बाबूजी और सारा बचपन मेरे चेहरे से झलक रहा था। काश अम्मा आज जिंदा होती तो देखती उनकी लाली कितनी खुश है। मैं बचपन से ही ज़रूरत से ज़्यादा समझदार थी। चेहरे पर हंसी खुशी कम ही दिखती थी। इसीलिए तो बाद में मैडम लतिका शर्मा बन गई। अकेले ही प्रिंसिपल रूम में आईने के सामने अपने जूड़े को खोला और अपनी लटों को उंगलियों से उलझाया। ऐसा शायद मैं बचपन में करती थी। और आज घर पहुंचकर भी मैं गुनगुना रही थी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। वो दौड़कर मेरे पास आई और कहा, 1 मिनट। अपना फ़ोन लेकर मेरे जाने बिना छोटी सी क्लिपिंग रिकॉर्ड की। शाम को अचानक छोटे बेटे का फ़ोन आया। अरे मॉम, आप तो सुपर मॉम हो, क्या गाती हो, कहाँ थी अब तक? आपके गाने को यूट्यूब में डाला, 2 ही घंटे में 10,000 लाइक्स। मुझे और रिकॉर्ड करके भेजो। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि बेटों के कई दोस्तों के एक के बाद एक मैसेजेस आने शुरू हो गए और सबका यही कहना था कि आंटी यू आर ग्रेट। उस दिन एक साथ दो दो खुशियाँ। पहले सालों बाद बचपन का खाना और फिर छुपी हुई प्रतिभा की सराहना। पति तो हमेशा मुझे अपना प्रतिस्पर्धी समझते थे। बोलते कुछ नहीं थे, पर मन में जरूर ये भावना थी कि मर्द स्त्री का स्वामी है। उन्होंने मेरी खुशी को अनदेखा किया। कृति तो बड़ी निडर थी। उसने पति से कहा, सर रोज़ मैडम आपकी पसंद का खाना बनवाती हैं, आप आज भी इनकी पसंद का खाना खाकर देखिए। घर की कुक लक्ष्मी ने आंखों से इशारा कर मना भी किया। वकील साहब का तो गुस्सा फूट पड़ा। मैं और ये सब सरसों का तेल का खाना, मालिश के तेल से बना खाना कौन खाता है? मेरे लिए सिर्फ सैंडविच ही बना दो। मुझे पहली बार इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ती रही और घर पर मेरा ये हाल। मैं सोच ही रही थी कि मेरी देवरानी का फ़ोन आया। उन्हें अपने बेटी की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी और ख़ानदानी घर बेचने के लिए फ़ोन किया था। फ़ोन ख़त्म भी नहीं हुआ, कृति ने पूछा, किसका फ़ोन था? मेरी देवरानी का, मैंने उत्तर दिया। तो वो कहने लगी, आपके रिश्ते में समझ ही नहीं पाती, कभी देवर, कभी देवरानी, कभी ननद, कभी साहब के चचेरे भाई। मैंने आपको कभी किसी सहेली को फ़ोन करते नहीं देखा। स्कूल कॉलेज में भी नहीं थी क्या आपकी कोई दोस्त? मैं चुप रह गई। सचमुच दूसरों की दुनिया बनाते बनाते अपना क्या क्या पीछे छूट गया। रात को बैठ एक कागज़ पर पुरानी दोस्तों के नाम लिखे, मंजू, मीना, रेनू, अरुणा और मधु। हम 6 लोगों का एक ग्रुप था। साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। नहीं सोचा था कि कभी एक दूसरे को भूल भी पाएंगे। मेरी छोटी बहन का नंबर मेरे फ़ोन पर था। उसे फ़ोन किया और सभी सहेलियों के बारे में बताया और उनके नंबर मांगे। सबके नंबर मिल जाने पर हम सबका एक ग्रुप बनाया और नाम रखा हम साथ साथ हैं।
जब एक के बाद एक सभी के फ़ोन आए तब मेरा एक नया जीवन ही प्रारंभ हो गया। अब समझ में आ रहा था कि अपनों के साथ जीना क्या होता है। हम सब ने मिलकर मनाली जाने की सोची। जब पति को पता चला गुस्से से पूछा, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? मैंने धीरे से जवाब दिया, ना, एक के साथ नहीं, धीरे धीरे करके प्रश्न पूछो। तुम्हारे पहले प्रश्न का जवाब मनाली और दूसरे का जवाब बचपन की सखियों के साथ। पति चिल्लाए, पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने भी उसी तरह जवाब दिया, पागल थी, अब ठीक हो गई हूँ। पति ने कृति को ही दोषी ठहराया मेरे इस बदले रूप के लिए। उन्होंने बड़े बेटे से शिकायत की तो जवाब मिला, वंडरफुल मॉम ने बड़ी देर कर दी, ये तो उन्हें पहले ही कर देना था। आप भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप तो हमारे बचपन में भी अपनी प्रैक्टिस और दोस्तों में ही व्यस्त रहते थे। वो तो मॉम ने सिंगल हैंडेड हम लोगों की परवरिश की। याद है हम लोगों के यूरोप वीज़ा के लिए आपने हमसे पूछा था कि हम किस क्लास में हैं। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी फॉर मॉम। मैं तो मानो फिर से बचपन की लतिका बन गई थी। सारी सहेलियां मिलने पर हमारा तितलियों का एक झुंड सा बन गया था। जैसे तितलियां नहीं जानती कि उनके पंखों का रंग कितना चटक या कितना धूसर है। चिड़ियां नहीं जानती कि उनके चहकने से किसकी उदासी दूर हो रही है, कौन सा सन्नाटा दरक रहा है। सर्द हवाएं नहीं जानती कि वे किसकी खिड़की खड़खड़ा रही हैं, किसके मन में कैसी सिहरन पैदा कर रही हैं। हम सब बस एक साथ थीं और अपने होने में पूरे रस गंध उसके सुख दुख के साथ खपी, अपने प्रभाव से अनजान, अपने समय में धीरे धीरे घुल रही थीं। उन 10 दिनों में हम सब की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। हमने जाना कि एक तरफ हमारी माटी इतनी गीली थी कि उसे छू देने भर से स्वरूप बदल सकता था, और दूसरी तरफ हम सब अपने जीवन के अनुभव में इतनी पक्की थीं कि हमारा मिलना एक उत्सव सा हो गया। हम में से कईयों में इच्छाओं के ऐसे असंख्य बीज थे जो मिट्टी खाद पानी को तलाशते तलाशते अंकुरित होने की चाह में ऐसे मोतियों में बदल गए थे जो चमक तो सकते थे लेकिन अंकुरित नहीं हो सकते थे। हम सब ने मिलकर एक दूसरे को खोला, एक दूसरे की उंगली पकड़कर साथ साथ चले, हंसे रोए सुबह के, और फिर अंत में थक कर कंधे पर सिर रखकर सोए, और फिर सब मिलकर बचपन के साझा सपने में उतर गए, जहाँ अतीत में लौटकर यथार्थ को थोड़ा उल्टा पलटा जा सके, जो छूट गया है वो सिरा फिर से पकड़ा जा सके, जो जीने से रह गया है उसे फिर से जिया जा सके। ऐसी अनुभूति जीवन में सालों बाद हुई। मैं अब सोचने को मजबूर थी कि वास्तव में लापता कौन था, मैं या मेरी कृति जिसने मुझे अपना पता ढूंढना सिखाया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत सी कहानी लापता। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।